आज है 22 जनवरी 2026 दिन गुरुवार। आइए जानते हैं आज भारतीय बाजार की दिशा कैसी रह सकती है। कल बाजार बंद होने के बाद किन स्टॉक को लेकर बड़ी खबरें आई हैं जिन पर निवेशकों को नजर रखनी चाहिए। वॉल स्ट्रीट में ट्यूसडे की तेज गिरावट के बाद जब यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कर दिया कि यूरोपियन अलाइज पर फरवरी 1 से टैरिफ्स लगाने का प्लान आगे नहीं बढ़ेगा, तो बाजार का मूड पूरी तरह बदल गया और निवेशकों को बड़ी राहत मिली। डाउ जोन्स में करीब 600 पॉइंट्स की मजबूती दिखी। S&P 500 ने नवंबर के बाद अपना सबसे अच्छा दिन दर्ज किया और इंडेक्स के 400 से ज्यादा स्टॉक्स हरे निशान में बंद हुए, जिससे ओवरऑल सेंटिमेंट मजबूत हुआ। नैस्डैक भी 1% से ज्यादा चढ़ा और ट्यूसडे की गिरावट का कुछ हिस्सा रिकवर किया, जिससे खास तौर पर टेक्नोलॉजी और ग्रोथ स्टॉक्स में बाइंग देखने को मिली। वॉल स्ट्रीट के स्मॉल कैप स्टॉक्स ने लगातार 13वें सेशन में S&P 500 से बेहतर प्रदर्शन किया। यूएस डॉलर में रिबाउंड देखने को मिला, जबकि गोल्ड और सिल्वर में जो तेज रैली चल रही थी उसमें थोड़ी ठंडक आई। हालांकि दोनों की कीमतें अब भी ऊंचे स्तर और रिकॉर्ड हाईज के आसपास बनी हुई हैं। ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर बताया कि नेटो सेक्रेटरी जनरल मार्क रूटे के साथ उनकी मीटिंग काफी प्रोडक्टिव रही और ग्रीनलैंड को लेकर फ्यूचर डील का एक ब्रॉडर फ्रेमवर्क तैयार हुआ है, जो सिर्फ यूएस ही नहीं बल्कि पूरे नेटो के लिए फायदेमंद हो सकता है। हालांकि ट्रंप ने इस फ्रेमवर्क की डिटेल्स कहीं भी साझा नहीं की, न सोशल मीडिया पर और न ही CNBC को दिए इंटरव्यू में, जिससे मार्केट में इस मुद्दे पर अभी भी क्लैरिटी की कमी बनी हुई है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के दौरान डावोस में दिए गए भाषण में ट्रंप ने ये भी कहा कि ग्रीनलैंड को हासिल करने के लिए फोर्स का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, जिसके बाद वॉल स्ट्रीट फ्यूचर्स में सेशन शुरू होने से पहले ही रिकवरी देखने को मिली। लेकिन ट्रंप के बयान के तुरंत बाद यूरोपियन पार्लियामेंट ने यूएस के साथ जुलाई में हुए ट्रेड डील को सस्पेंड कर दिया और टैरिफ्स को लेकर लगातार थ्रेट्स का हवाला देते हुए उसकी रैटिफिकेशन को अनिश्चित समय के लिए टाल दिया। EU पार्लियामेंट ट्रेड कमेटी चेयर बर्न लैंगे ने कहा कि जब तक यूएस कोऑपरेशन का रास्ता नहीं अपनाता, तब तक उनके पास काम रोकने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। हालांकि ट्रंप के टैरिफ पुश से पीछे हटने के बाद यूरोप की तरफ से कोई नया बयान नहीं आया। अब मार्केट का फोकस पूरी तरह से आ जाने वाले की इवेंट्स पर शिफ्ट हो गया है, जहां प्रॉक्टर एंड गैम्बल, GE एरोस्पेस, इंटेल और कैपिटल वन के रिजल्ट्स आने वाले हैं, जो स्टॉक्स को डायरेक्शन दे सकते हैं। जनवरी 21 को निफ्टी 50 में काफी उतार चढ़ाव देखने को मिला और इंडेक्स 200 DMA के आसपास फिसलकर बंद हुआ। ये पैटर्न साफ दिखाता है कि बाजार अभी कंफ्यूजन में है और आगे की दिशा के लिए अगले सेशन का कंफर्मेशन बहुत जरूरी रहेगा। अभी भी ओवरऑल ट्रेंड बियर्स के पक्ष में है और इंडिया विक्स 7 महीने के हाई पर पहुंच गया है। इसका सीधा मतलब है कि बाजार में डर और अनिश्चितता बढ़ रही है, जिससे छोटे समय में तेज मूव्स देखने को मिल सकते हैं। अगर निफ्टी 50 डिसाइसिवली 25,900 के नीचे टिकता है तो 24,600 से 24,400 तक की गिरावट की संभावना बन सकती है। वहीं अगर इंडेक्स 25,300 के ऊपर मजबूती दिखाता है तो 25,450 से 25,600 तक का रिबाउंड भी संभव है। पिवट लेवल्स के हिसाब से निफ्टी 50 के लिए 25,272 से 25,507 का जोन बड़ा रेजिस्टेंस है, जबकि नीचे की तरफ 24,980 से 24,745 का एरिया मजबूत सपोर्ट के तौर पर काम कर सकता है। यानी ट्रेडिंग इन्हीं लेवल्स के बीच ज्यादा एक्टिव रह सकती है। बैंक निफ्टी में 59,289 से 60,011 का जोन रेजिस्टेंस बना हुआ है, जबकि 58,396 से 57,673 के बीच अच्छा सपोर्ट दिख रहा है। इसके अलावा फिबोनाची लेवल्स भी बता रहे हैं कि ऊपर की तरफ रुकावट और नीचे की तरफ खरीदारी की कोशिश हो सकती है। ऑप्शंस डेटा में निफ्टी 50 के लिए 25,500 स्ट्राइक पर सबसे ज्यादा कॉल ओपन इंटरेस्ट है, जो शॉर्ट टर्म में बड़ा रेजिस्टेंस बन सकता है। साथ ही 25,200 स्ट्राइक पर हैवी कॉल राइटिंग दिख रही है, जो इस जोन के ऊपर तेजी को फिलहाल रोक सकती है। पुट ऑप्शंस की बात करें तो 25,000 स्ट्राइक पर सबसे ज्यादा पुट ओपन इंटरेस्ट है, जो निफ्टी के लिए अहम सपोर्ट लेवल बनता है। 25,700 और 25,900 स्ट्राइक्स पर पुट राइटिंग दिखना बताता है कि नीचे की तरफ बायर्स अभी भी एक्टिव हैं। बैंक निफ्टी ऑप्शंस में 60,000 स्ट्राइक पर हैवी कॉल ओपन इंटरेस्ट है, जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है। वहीं 58,500 स्ट्राइक पर सबसे ज्यादा पुट ओपन इंटरेस्ट और पुट राइटिंग दिख रही है, जिससे ये लेवल मजबूत सपोर्ट माना जा रहा है। पुट कॉल रेशियो बढ़कर 0.78 पर पहुंच गया है, जो ये दिखाता है कि पुट्स की सेलिंग बढ़ रही है।
आम भाषा में कहें तो ये संकेत देता है कि नीचे की तरफ गिरावट पर लोग धीरे धीरे कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं, लेकिन अभी पूरी तरह बुलिश कहना जल्दबाजी होगी। इंडिया विक्स का 13.78 तक पहुंचना बताता है कि आने वाले दिनों में वॉलेटिलिटी बनी रह सकती है, खासकर यूनियन बजट से पहले। ऐसे माहौल में ट्रेडर्स को जल्दबाजी से बचते हुए रिस्क मैनेजमेंट पर ज्यादा फोकस करना जरूरी है। कल DII बाजार में मजबूत सपोर्ट बनकर सामने आए। उन्होंने करीब 16,529 करोड़ रुपए की खरीदारी की और 12,347 करोड़ रुपए की बिकवाली के बाद नेट लगभग 4,182 करोड़ रुपए की शुद्ध खरीद की। वहीं दूसरी तरफ FII का मूड आज भी नेगेटिव रहा। उन्होंने 14,453 करोड़ रुपए की खरीदारी जरूर की, लेकिन 16,133 करोड़ रुपए की बिकवाली की वजह से नेट 1,680 करोड़ रुपए की शुद्ध बिक्री रही। अब बात करते हैं उन स्टॉक्स की जिन पर कल बाजार बंद होने के बाद बड़ी अपडेट्स निकल कर आई थी, जिनका असर आज शेयर बाजार में इनके स्टॉक्स पर देखने को मिल सकता है। इसलिए निवेशकों को इन सभी स्टॉक्स पर नजर बनाए रखनी चाहिए। KPI ग्रीन एनर्जी ने Q3 में शानदार प्रदर्शन किया है, जहां कंपनी का नेट प्रॉफिट सालाना आधार पर 48% बढ़कर 126 करोड़ रुपए पहुंच गया। रेवेन्यू भी 45% की मजबूत ग्रोथ के साथ 676 करोड़ रुपए रहा और EBITDA 73% उछलकर 251 करोड़ रुपए हो गया, जो मजबूत ऑपरेशनल परफॉर्मेंस दिखाता है। मजबूत नतीजों के बीच कंपनी ने शेयर धारकों के लिए तीसरे इंटरिम डिविडेंड का ऐलान किया है। 5 रुपए फेस वैल्यू वाले हर शेयर पर 20 पैसे का डिविडेंड मिलेगा, जिसकी रिकॉर्ड डेट 28 जनवरी 2026 है और भुगतान 30 दिनों के भीतर किया जाएगा। इटर्नल लिमिटेड की बात करें तो कंपनी का Q3 काफी मजबूत रहा है। नेट प्रॉफिट 102 करोड़ रुपए रहा, जो पिछली तिमाही के 66 करोड़ रुपए से करीब 57% ज्यादा है, यानी मुनाफे में साफ उछाल दिखा। कंपनी की रेवेन्यू ग्रोथ भी अच्छी रही और 16,315 करोड़ रुपए पर पहुंच गई। इसके साथ ही कंपनी ने लीडरशिप में बदलाव का ऐलान किया है, जहां दीपिंदर गोयल 1 फरवरी 2026 से CEO पद छोड़कर वाइस चेयरमैन और डायरेक्टर बनेंगे और उसी दिन से अलबिंदर सिंह ढिंसा नए CEO की जिम्मेदारी संभालेंगे। वारी एनर्जीज ने भी Q3 में दमदार प्रदर्शन दिखाया है। कंपनी का नेट प्रॉफिट तिमाही आधार पर 26% बढ़कर 1,062 करोड़ रुपए पहुंच गया, जो मजबूत ऑपरेशनल परफॉर्मेंस को दिखाता है। रेवेन्यू 24.7% की बढ़त के साथ 7,565 करोड़ रुपए रहा, जबकि EBITDA 37% बढ़कर 1,928 करोड़ रुपए हो गया, जिससे मार्जिन 22.2% से बढ़कर 25.5% पर पहुंच गया। जिंदल स्टेनलेस के नतीजे भी Q3 में पॉजिटिव रहे हैं। कंपनी का नेट प्रॉफिट सालाना आधार पर करीब 27% बढ़कर 828.8 करोड़ रुपए हो गया। रेवेन्यू में 6% से ज्यादा की ग्रोथ रही और EBITDA 16.6% बढ़कर 1,408 करोड़ रुपए पहुंचा, जिससे मार्जिन 12.2% से सुधरकर 13.4% हो गया। डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज ने Q3 में 1,209 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट दर्ज किया, जो बाजार के अनुमान से बेहतर रहा। हालांकि सालाना आधार पर इसमें करीब 14% की गिरावट है। रेवेन्यू 4.4% बढ़कर 8,753 करोड़ रुपए रहा और EBITDA 2,049 करोड़ रुपए रहा, लेकिन मार्जिन पिछले साल के 27.5% से घटकर 23.5% पर आ गया, जो कॉस्ट प्रेशर की तरफ इशारा करता है। HPCL का Q3 मुनाफा 4,072.5 करोड़ रुपए रहा, जो पिछली तिमाही से करीब 6% ज्यादा है, लेकिन बाजार के अनुमान से थोड़ा कम रहा। रेवेन्यू 14% बढ़कर 1,15,000 करोड़ रुपए पहुंच गया, जो अनुमान से बेहतर है, जबकि EBITDA 7,019 करोड़ रुपए रहा और मार्जिन हल्का घटकर 6.1% पर आ गया। बैंक ऑफ इंडिया के नतीजों में स्थिर सुधार देखने को मिला है। Q3 में बैंक का नेट प्रॉफिट सालाना आधार पर 7.5% बढ़कर 2,705 करोड़ रुपए हो गया। नेट इंटरेस्ट इनकम 6.5% बढ़ी और सबसे अहम बात ये रही कि एसेट क्वालिटी में सुधार हुआ, जहां ग्रॉस NPA 2.26% और नेट NPA घटकर 0.60% रह गया। PNB हाउसिंग फाइनेंस ने Q3 में 521 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट दर्ज किया, जो पिछले साल से करीब 11% ज्यादा है। रिटेल लोन बुक में मजबूत ग्रोथ देखने को मिली, खासकर अफोर्डेबल और इमर्जिंग सेगमेंट में, जबकि कंपनी ने कॉर्पोरेट लोन बुक को तेजी से घटाया है, जिससे रिस्क प्रोफाइल बेहतर होती दिख रही है।
KEI इंडस्ट्रीज का Q3 भी काफी मजबूत रहा है। कंपनी का नेट प्रॉफिट सालाना आधार पर 42% बढ़कर 234.8 करोड़ रुपए पहुंच गया। रेवेन्यू करीब 20% बढ़ा और EBITDA 30% से ज्यादा की ग्रोथ रही, जिससे मार्जिन 9.9% से सुधरकर 10.8% हो गया, जो ऑपरेशनल एफिशिएंसी को दिखाता है। बजाज कंज्यूमर केयर ने Q3 में शानदार टर्नअराउंड दिखाया है। कंपनी का नेट प्रॉफिट 83% से ज्यादा उछलकर 46.4 करोड़ रुपए हो गया। रेवेन्यू 30% बढ़ा और EBITDA लगभग दोगुना होकर 56 करोड़ रुपए पहुंच गया, जिससे मार्जिन 12.2% से बढ़कर 18.3% हो गया। ग्रेविटा इंडिया का Q3 परफॉर्मेंस भी काफी मजबूत रहा है। नेट प्रॉफिट सालाना आधार पर 25% बढ़कर 97.7 करोड़ रुपए पहुंच गया। रेवेन्यू में मामूली ग्रोथ रही, लेकिन EBITDA 50% बढ़ गया, जिससे मार्जिन 8% से बढ़कर 11.8% हो गया, जो ऑपरेशनल एफिशिएंसी को दिखाता है। लेमन ट्री होटल्स ने बाजार बंद होने के बाद एक अहम अपडेट दी है। कंपनी ने मध्य प्रदेश के ओमकारेश्वर में लेमन ट्री प्रीमियर ब्रांड के तहत एक नए होटल के लिए लाइसेंस एग्रीमेंट साइन किया है। 85 कमरों वाला ये होटल कार्नेशन होटल्स द्वारा मैनेज किया जाएगा और इससे कंपनी की राज्य में मौजूदगी और मजबूत होगी। CES लिमिटेड की सब्सिडियरी CES ग्रीन पावर लिमिटेड ने उत्तर प्रदेश सरकार के साथ बड़ा MOU साइन किया है। करीब 3,800 करोड़ रुपए के निवेश से 3 गीगावाट सोलर सेल और मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, 60 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट और R&D फैसिलिटी स्थापित की जाएगी, जो लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए अहम है। अनंत राज ने Q3 में मजबूत फाइनेंशियल परफॉर्मेंस दिखाई है। कंपनी का नेट प्रॉफिट सालाना आधार पर 31% बढ़कर 144.2 करोड़ रुपए हो गया। रेवेन्यू 20% बढ़ा और EBITDA 26.8% की ग्रोथ के साथ 175.9 करोड़ रुपए पहुंचा, जिससे मार्जिन 26.4% पर आ गया। मज़ागॉन डॉक पर भी एक अहम अपडेट सामने आई है। खबर स्ट्रैटेजिक एक्विजिशन से जुड़ी है। कंपनी ने श्रीलंका की कोलंबो डॉकयार्ड में 41.73% स्टेक एक्वायर कर ली है, जिसकी वैल्यू करीब 1.49 करोड़ रुपए बताई जा रही है।